डेट है आज 16 अप्रैल 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है पाम किंग। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बस। पाम किंग एक तितली है, बटरफ्लाई। इसका साइंटिफिक नाम है अमाथूशिया फिडिपस। ये अभी पहली बार तमिलनाडु में देखी गई, फर्स्ट टाइम। ये है तितली भाई साहब, पाम किंग इसका नाम है। तमिलनाडु में 1500 स्पीसीज मिलती हैं। स्पीसीज मतलब जीव जंतु मिलते हैं 1500 तरीके के। उनमें से 321st स्पीसीज मिली है बटरफ्लाई की, यानी कि 321 तरीके की बटरफ्लाई तितलियां पाई जाती हैं तमिलनाडु में। देखो, तितली से यूपीएससी प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। पांग किंग है जो, ये फर्स्ट टाइम साउथ इंडिया में रिकॉर्ड किया गया था 1891 में। ब्रिटिश साइंटिस्ट थे एक एच.एस. फर्गूसन। उस टाइम पे ब्रिटिश राज था, उस टाइम पे पहली बार ये पाम किंग देखा गया साउथ इंडिया में। फिर दोबारा इसको रीडिस्कवर्ड किया गया 2007 में। फिर ये अब देखी गई है तमिलनाडु में फर्स्ट टाइम। ये जो बटरफ्लाई है सिर्फ इंडिया में ही नहीं पाई जाती है, और भी कई सारी कंट्रीज़ में पाई जाती है ये पाम किंग, जैसे म्यांमार में, चाइना में, मलेशिया में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में। इन सारी कंट्रीज़ में भी ये मिलती है पाम किंग। और इंडिया में कहाँ कहाँ पे? वेस्टर्न घाट में मिलती है। वेस्टर्न घाट पता है आपको, ये अपना हिंदुस्तान है, जैसे ये वाले पार्ट है वेस्टर्न घाट का, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। यहाँ पे जंगल हैं, अरिप्पा के जंगलों में मिलती है। फॉरेस्ट एरिया सेंदुरनी के, पेरियार टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे मिलती है ये पाम किंग। नेक्स्ट टॉपिक है जीनोसाइड। जीनोसाइड क्या है और कहाँ डिफाइन किया गया है, बस इतना जानना है आपको। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए भी और 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यूएसए और यूक्रेन, इन दोनों ने आरोप लगाए हैं रसिया पे कि रसिया ने यूक्रेन में वार के दौरान जीनोसाइड किया है। जीनोसाइड का मतलब है मास किलिंग, एक साथ बहुत सारे लोगों को मार देना ही जीनोसाइड है। इसको डिफाइन कहाँ पे किया गया है? इसको डिफाइन किया गया है इंटरनेशनल, एक ट्रीटी है, कन्वेंशन है, जिसका नाम है जीनोसाइड कन्वेंशन। ये 1948 की है। और इसको पता कौन लगाता है कि वहाँ पे क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है, अपराध हुआ है या नहीं हुआ है? ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। ये 2002 में बनाया गया था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ना ही इसका मेंबर रसिया है और ना ही यूक्रेन है। ये आपको याद रखना है, ना ही इंडिया है, ना चाइना है, ना ही रसिया है, ना यूक्रेन है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का इटली है। इटली एक पता है आपको देश है यूरोप में। ये वाला जो वॉयलेट कलर का दिख रहा है, यहाँ की एक कैपिटल है रोम। यहाँ पे एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में कुछ रूल बनाए गए जिनका नाम दे दिया रोम स्टैच्यूट। रोम स्टैच्यूट के जरिए 2002 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बनाया गया था। इंटरनेशनली जो भी क्राइम अपराध होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये कोर्ट बनाया। अभी ये जो वार क्राइम है, युद्ध अपराध हुए हैं कहाँ पे? यूक्रेन में, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। वार क्राइम या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के विरुद्ध अपराध जो हुए हैं फरवरी में, इनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यूक्रेन में। और ये जीनोसाइड कहाँ पे डिफाइन किया गया है? 1948 की जीनोसाइड कन्वेंशन में। देखो, ये रसिया यूक्रेन जब इसके मेंबर नहीं है तो रसिया देखो मना भी कर सकता है, रसिया में ये ना करने दे, रसिया में ना करने दे इन्वेस्टिगेशन, ना ही यूक्रेन है। लेकिन यूक्रेन ने 2014 में जब अनेक्शिया को, ये क्रीमिया को अनेक्स किया था ना, क्रीमिया को हड़प लिया था रसिया ने यूक्रेन के पार्ट को। यूक्रेन तो आपको पता है कहाँ पे, ये यूक्रेन है, ये रसिया है। यूक्रेन का ये पार्ट पहले क्रीमिया हुआ करता था। 2014 में पिंक कलर का छोटा सा दिखाई दे रहा है ये ब्लैक सी के पास, ये 2014 में रसिया ने फोर्स के बल पे हड़प लिया था, कैप्चर कर लिया था। अब उसके बाद इसने अलाउ किया था इसको कि यहाँ पे इंस्पेक्शन कर सकता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वार क्राइम के रिगार्डिंग। वार क्राइम होते हैं युद्ध अपराध। युद्ध के दौरान क्या होता है, एक दूसरे के सैनिकों को ही मारना होता है। जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान का वार हो गया, तो इंडिया और पाकिस्तान के सैनिक आपस में एक दूसरे को मारेंगे, टारगेट करेंगे। सिविलियन पॉपुलेशन है उसको नहीं मारते हैं, अगर उसको मारते हैं तो वो समझा जाता है वार क्राइम। तो यहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और जीनोसाइड क्या होते हैं? जीनोसाइड भी ये होते हैं, युद्ध के दौरान क्या होता है कि इस इच्छा से कोई देश, इस इच्छा से या इस इंटेंट से, इंटेंट मतलब इच्छा, इस इच्छा से किसी दूसरे देश पे तबाही मचा दे कि वो पूरी की पूरी उसकी रेस को ख़त्म करना चाहे, जाति, पूरी प्रजाति को, या पूरी एथनिकल, रेशियल, रिलीजियस ग्रुप, नेशनल, या पूरे पार्ट को, पूरे नेशन को, या पूरे
नेशन के किसी एक पार्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहे, तबाह करना चाहे, इसको बोलते हैं जीनोसाइड, यानी कि मास किलिंग करना चाहे, पूरे एक ग्रुप को ही ख़त्म कर दे, या मान लो सीरियसली बॉडीली या मेंटली हार्म पहुंचाए लोगों को, या डिस्ट्रॉय कर दे, या वहाँ पे बर्थ जन्म लेना रोके बच्चों को, यानी कि मतलब बंदी बना के रख ले पूरे ग्रुप को, किसी एक ग्रुप को, या फोर्सिबली किसी ग्रुप के बच्चों को ट्रांसफ़र कर दे कहीं पे। तो इस तरह के जो क्राइम होते हैं ये सब जीनोसाइड में आते हैं। अभी तक देखो सबसे पहला ये जीनोसाइड हुआ था, मास किलिंग या वार क्राइम या जीनोसाइड जिसको बोल सकते हो, ये हुआ था हॉलोकास्ट को माना जाता है। हॉलोकास्ट, ये हॉलोकास्ट क्या है? देखो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो जर्मनी से हिटलर ने जूज को मारा था, लगभग 6 लाख जूज धर्म के लोग मारे गए थे। तो ये उसको बोला जाता है, उस इवेंट को हॉलोकास्ट। उसके बाद 3 और हुए थे ऐसे जीनोसाइड मेनली। एक हुआ था 1970s में, जिसमें कंबोडिया के एक खमेर रोग ने स्लॉटर किया था माइनॉरिटी चाम पीपल को। माइनॉरिटी पीपल थे चाम पीपल और वियतनामीज, इनको मारा गया था 1970s में। लगभग 1.7 मिलियन लोग मारे गए थे। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, लगभग 17 लाख लोग मारे गए थे 1970s में, जो वियतनाम के थे और चाम पीपल, चाम एक ग्रुप मान लो, समुदाय, कम्युनिटी, इसके लोग मारे गए थे। फिर दूसरा हुआ था एक 1994 में मास किलिंग। यहाँ रवांडा एक कंट्री है अफ्रीका में, वहाँ पे तुत्सी मारे गए थे, लगभग 8 लाख लोग मारे गए थे, मास किलिंग की गई थी। 1995 में एक जीनोसाइड हुआ था, बोस्निया नाम की एक कंट्री है, वहाँ पे 8,000 मुस्लिम लोगों को मारा गया था, जिसको स्रेब्रेनिका मैसेकर के नाम से भी जानते हैं, स्रेब्रेनिका हत्याकांड। नेक्स्ट टॉपिक है यूपीआई बेस्ड पेमेंट इन सर्विस। देखो इसमें सिर्फ 2 चीज़ जाननी है, यूपीआई सिस्टम कौन चलाता है, अभी क्यों न्यूज़ में है, और इसकी लिमिट क्या होती है, ये जानना। 3 चीज़ें जाननी है। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो अभी एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जितनी भी ऑनलाइन पेमेंट होती है ना, ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई के जरिए, यूनाइटेड ये पेमेंट इंटरफेस है ना जो, इसके जरिए, यूपीआई के जरिए, जैसे आप पेटीएम से, फ़ोन पे से या गूगल पे से पेमेंट करते हो, तो यूपीआई के जरिए होता है। यूपीआई मान लो एक तरह से बीच में इंटरमीडिएट है, सॉफ्टवेयर की तरह मान लो आप, ये मान लो। और उसे कौन, यूपीआई है किसका? इस ऑर्गेनाइजेशन का, एनपीसीआई का, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। जितनी भी ऑनलाइन पेमेंट होती हैं उसके लिए रूल्स रेगुलेशन ये उसको रेगुलेट करता है एनपीसीआई। इसी ने व्हाट्सअप को परमिशन दे दी है, क्लियरेंस दे दी है, परमिशन दे दी है कि वो भी अब यूपीआई बेस्ड पेमेंट कर सकेगा। यानी कि जो व्हाट्सअप की ऐप आप चलाते हो ना, मैसेजिंग करने के लिए, वीडियो कॉलिंग करने के लिए, चैटिंग करने के लिए, अब उससे यूपीआई बेस्ड पेमेंट भी की जा सकेगी। ये अब इसे परमिशन जब मिल गई है, तो लगभग इसके जो यूजर्स हैं 60 मिलियन यूजर्स से 100 मिलियन यूजर्स हो सकते हैं, और इतने यूजर्स इसके यूपीआई सर्विस को अवेल कर सकते हैं, यानी कि लुत्फ़ उठा सकते हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे के करते हैं पेमेंट। अच्छा, इसमें लिमिट क्या है कि कितनी पेमेंट एक एप्लीकेशन से की जा सकती है? देखो ये लिमिट आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। एनपीसीआई ने लिमिट लगा रखी है, मैंडेटरी है। मैंडेटरी है कि कोई भी प्लेटफॉर्म, एक जैसे मान लो फ़ोन पे है, या वो पेटीएम है, एटीएम नहीं, पेटीएम है, या फिर आपका गूगल पे है, या व्हाट्सअप हो गया, कोई सा भी यूपीआई बेस्ड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम है, ये पेमेंट की जाती है जिससे ऑनलाइन, वो 3 महीने में 30% से ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकेगा। 30% से ज़्यादा इसको कंप्लाई करना पड़ेगा, रूल को मानने पड़ेंगे। यानी कि देखो 3 महीने में मान लो 100 करोड़ की पेमेंट हुई है ऑनलाइन, 100 करोड़ की 3 महीने में, और किस किस के जरिए? फ़ोन पे के जरिए, पेटीएम के जरिए, गूगल पे के जरिए, व्हाट्सअप के जरिए, या अमेजन के जरिए, किसी के जरिए भी हुआ ही भाई साहब। उनमें से क्या है, 30% कितना होता है 100 करोड़ का? 30 करोड़ हो जाएगा। यानी कि एक बंदा, ये कोई भी फ़ोन पे वाला या पेटीएम से, जो एक एप्लीकेशन से जितने भी लोग कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, पेमेंट कर रहे हैं, वो 30 करोड़ से ज़्यादा नहीं करेंगे 3 महीने में। समझ रहे हो, ये लिमिट होगी। अभी तक ये लिमिट मानी नहीं गई है, क्रॉस कर रहे हैं बहुत सारे, जैसे फ़ोनपे ने 49% मार्केट शेयर फ़ोनपे ने अपना रखा है। मतलब जितने लोग यूज करते हैं ये सब कुछ, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, उनमें सबसे ज़्यादा पेमेंट किससे हुई है? 49% फ़ोनपे से। दूसरे नंबर पे गूगल पे 35%। लेकिन इन्हें
2022 के अंत तक जो ये लिमिट है ना 30% की, ये माननी होगी, मैंडेटरी है, ये एनपीसीआई ने कहा है। तो ये लिमिट आपको याद होनी चाहिए भाई साहब। और व्हाट्सअप भी ये अब पेमेंट करेगा तो इसकी भी जो ये लिमिट इस पे भी लगेगी, सब पे लगेगी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप। देखो जितने भी गलियों में बच्चे खेलते हैं ना क्रिकेट, बैट बल्ला मतलब बैट बॉल बोलते हैं, ये स्ट्रीट चाइल्ड जितने भी हैं गलियों में खेलते हैं उनके लिए ये वर्ल्ड कप है। ये पहली बार 2019 में हुआ था। अब अगला वर्ल्ड कप 4 साल में होगा यानी कि 2023 में, और इसे इस बार इंडिया होस्ट करेगा, यानी कि इंडिया में होगा ये वर्ल्ड कप, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप। इसे करवाता कौन है, 2 ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम आपको याद होने चाहिए। एक है स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड, दूसरी है सेव द चिल्ड्रन इंडिया। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड, सेव द चिल्ड्रन इंडिया। ये स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप कराएंगी 2023 में, होस्ट करेंगी। कितनी टीम भाग लेंगी, 22 टीम भाग लेंगी। कितनी कंट्रीज से, 16 कंट्रीज से, 16 देशों से 22 टीम भाग लेंगी इस वर्ल्ड कप में। पहला वर्ल्ड कप हुआ था 2019 में, जो लंदन में खेला गया था, ब्रिटेन की कैपिटल लंदन में खेला गया था। किसने जीता था वो, टीम इंडिया साउथ ने जीता था, इंग्लैंड की टीम को हराया था, और इंग्लैंड में ही हुआ था, ये लंदन में हुआ था, इंग्लैंड को ही हराया और टीम इंडिया साउथ ने जीता। ये अलग अलग टीम बनी हुई है भाई साहब इस इवेंट में। देखो अगले साल ये सितंबर में होगा, आईसीआईसी वर्ल्ड कप जो होगा मेन वर्ल्ड कप, उससे पहले होगा ये। तो ये स्ट्रीट चाइल्ड हैं जो या यंग पीपल हैं, कोई भी हिस्सा ले सकता है इस क्रिकेट वर्ल्ड टूर्नामेंट में। नेक्स्ट टॉपिक है सबका विकास महाक्विज सीरीज। देखो जो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप था वो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट था, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और आपका जीएस पेपर 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। माई गॉव एक इंटरनेट पे देखो साइट भी है, माई गॉव की एप्लीकेशन भी है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये माई गॉव प्लेटफॉर्म क्या है, गवर्नेंस को, ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। माई गॉव में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर एक क्विज ऑर्गेनाइज की गई है, सबका विकास महाक्विज सीरीज। जैसे क्विज होती है ना, कोई इवेंट है, टेस्ट, जैसे कोई टेस्ट चल रहा है, क्विज चल रही है, टेस्ट आप कर रहे हो, इस तरह की क्विज है ये। लेकिन इस क्विज में होगा क्या महाक्विज में, इसमें जैसे इसके नाम में सबका विकास महाक्विज सीरीज, यानी कि सबके विकास के लिए अवेयर किया जाएगा लोगों को, चिल्ड्रन को, बच्चों को, सिटीजन को, नागरिक को, सबको अवेयर किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। किसके बारे में जागरूकता दी जाएगी, अवेयरनेस का मतलब तो है कि जागरूकता, किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देना है, तो वो इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की दी जाएगी, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी स्कीम्स की, योजनाओं की, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की, कि जो लोग अपना फ़ायदा उठा सकते हैं उनके बारे में जान के। जैसे मान लो भाई साहब बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, लेकिन लोगों को तो पता नहीं होता ना हम फ़ायदा कैसे उठाएं उनका, कैसे हम अपने आप को एनरोल कराएं, फ़ायदा कैसे लें। तो इनका फ़ायदा ले सकते हैं अगर उनको इनके बारे में जानकारी होगी। कब ये स्टार्ट की थी, लॉन्च की थी, 14 अप्रैल को स्टार्ट की थी, 14 अप्रैल 2022 को, और 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है, बर्थ एनिवर्सरी होती है, उस उनके उपलक्ष्य में ये स्टार्ट की गई थी। जो पहला क्विज है उसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बताया गया। ये जो योजना है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इस मंत्रालय के अंदर आती है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई गई। दूसरी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसके बारे में लोगों को जागरूकता दी गई, क्योंकि इसमें हर महीने गरीब लोगों को एक पर्सन को 5 किलोग्राम फूड मिलता है मुफ्त में, या फिर उसे पैसे देने पड़ते हैं। जैसे गेहूं चावल का हर एक स्टेट में अलग अलग है, सेंट्रल का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेट है वो 2 रुपये 3 किलो, 2 रुपये और 3 रुपये प्रति किलो, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं के लिए, 3 रुपये प्रति किलो चावल के लिए है, राइस के लिए। इसमें देखो जो स्कीम है ये पॉवर्टी को टारगेट की गई है ताकि गरीबी को मिटाया जा सके, गरीबी को मिटाया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बनाई गई थी ताकि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को इम्प्लीमेंट किया जा सके। ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, यानी कि लागू कर रही है इसको हमारे देश में। अब इसी ने लोगों से सलाह मांगी है
कोई भी सलाह देना चाहे, कोई भी कंपनी है या कोई भी फैक्ट्री है, कोई इनोवेशन रिसर्च सेंटर है, वो अपना कोई भी सलाह दे सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढे जाएं। देखो ये डिजिटल मिशन है जो, इसमें क्या होगा, एक हेल्थ आईडी क्रिएट की जाएगी हर एक इंडिविजुअल की। हमारे देश में जो भी पर्सन रहता है उसकी एक हेल्थ आईडी, जैसे आधार कार्ड है, ऐसा ये कार्ड होगा हेल्थ का। ये समझ लो ऑनलाइन डेटा होगा, ऑनलाइन डेटा होगा आधार कार्ड की तरह। जैसे इन्फॉर्मेशन होती है आधार कार्ड में, ऐसे ही ऑनलाइन इंटरनेट पे सबकी इन्फॉर्मेशन होगी। ये पता होगा कब किस डॉक्टर से मिला, कौन सी दवाई ली, क्या बीमारी है, कौन सी दवाई से एलर्जी है, नहीं है, सब उसमें जानकारी होगी उस डिजिटल आईडी में। तो इस तरह से इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में हेल्थ आईडी क्रिएट की जाएगी। तो इसी के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ये सलाह मांगी है इस नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने। कोई भी सलाह दे सकता है भाई साहब, कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है ताकि नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को डेवलप किया जा सके। इसमें 3 तरीके से कंट्रीब्यूशन होगा। एक यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, जैसे यूपीआई है ना, यूपीआई की तरह यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये पेमेंट की जाती है जैसे पेटीएम के जरिए या फ़ोनपे के जरिए। इसी तरह से क्या होगा, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, यानी कि जैसे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे आसानी से पेटीएम से फ़ोनपे पे अगर मान लो पेमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं आसानी से। ऐसे ही क्या है, डिजिटल हेल्थ आईडी जो होगी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसका डेटा देखा जा सके, चेक किया जा सके, डिजिटल सॉल्यूशन हो, इंटरफेस हो सके, इंटरऑपरेबिलिटी हो। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है कि वेरियस डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उन पे आसानी से डेटा देखा जा सके। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है हेल्थ क्लेम्स प्लेटफॉर्म। ये क्या है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है जो वो डेवलप कर रही है हेल्थ क्लेम प्लेटफॉर्म एज ए पब्लिक गुड की तरह। इसमें क्या होगा, हेल्थ प्रोवाइडर होंगे जैसे हॉस्पिटल या लैब, ये सबमिट कर सकेंगे ई क्लेम प्लेटफॉर्म, यानी कि इस प्लेटफॉर्म पे ई क्लेम सबमिट कर सकेंगे। जैसे कोई भी प्लेयर है या पेयर है मतलब पेयर का मतलब कोई भी प्लेयर बोल लो या पेयर बोल लो। जैसे इंश्योरर है जिसने इंश्योरेंस किया है, या टीपे हैं, मान लो किसी ने इंश्योरेंस किया है किसी आदमी का, उसे डेटा चाहिए तो वो आसानी से उसका डिजिटल डेटा ले सकेगा हेल्थ का, क्योंकि हेल्थ को जान सकेगा कि ऐसा तो नहीं है भाई साहब। वो कभी क्या होता है कि जैसे मान लो एक बंदा है जिसको ऐसी बीमारी हो रखी है कि वो 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, मान लो उसने इंश्योरेंस करा लिया अभी और इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी नहीं है, तो उस टाइम पे क्या है, इंश्योरेंस कंपनी का तो नुकसान हो जाएगा। इसने मान लो 50 लाख का बीमा करा लिया, किस्त भरना शुरू कर दिया, 1 महीने की किस्त दी थी, दूसरे महीने में डेथ हो गई, लेकिन 50 लाख का बीमा तो इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। तो इससे क्या है, ये डेटा आसानी से पता लगाया जा सकेगा और उसकी हेल्थ का पता लगाया जा सकेगा। ऐसी सर्विस इसमें डेवलप की जा रही है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की तरह सास। ये वेरियस डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन है, ये इस हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा यूज किया जा सकता है ये सॉफ्टवेयर के जरिए। इसमें क्या है, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह या फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह ये यूज किया जा सकेगा। नेक्स्ट टॉपिक है दृश्य। दृश्य ये मान लो एक इंस्टीट्यूट होगा प्रीलिम्स के लिए और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। एक इंस्टीट्यूट किस तरह का ट्रेनिंग देगा, ड्रोन की ट्रेनिंग, ड्रोन पायलट की तरह ट्रेनिंग देगा। ये कहाँ पे सेटअप होगा, ये हरियाणा में बनाया जा रहा है। ये हरियाणा में पहला एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है हमारी कंट्री में जो ड्रोन के रिगार्डिंग ट्रेनिंग देगा। ड्रोन इमेजिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड इसका नाम है इंस्टीट्यूट का। इसके थ्रू ये सेटअप किया जा रहा है। जो इसमें क्या है, गवर्नेंस में फ़ायदा मिलेगा। जितने भी मान लो सर्वे की जाती हैं, सर्वे जो मैनुअली की जाती हैं, सर्वे करने में फ़ायदा मिलेगा इस इंस्टीट्यूट के जरिए। अगर ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन को यूज किया जा सकेगा। और हरियाणा ऐसा पहला स्टेट बन रहा है इस तरह का इंस्टीट्यूट बनाने में, क्रिएट करने में। ड्रोन की सहायता से देखो जो कोई इलीगल इंक्रोचमेंट होता है, देखो अनाधिकरण ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं, गवर्नमेंट की ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं, उसको रोका जा सकेगा, कंट्रोल किया जा सकेगा। और जो मैनुअली सर्वे करने में टाइम कंज्यूम होता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, फिर पैसा भी ज़्यादा लगता है, कॉस्टली भी होता है, और मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मैनुअली सर्वे करने जाएंगे मान लो ज़मीन की या घर की, किसी की भी, या एग्रीकल्चर की, तो इनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है मैनुअली और ज़्यादा कॉस्ट भी लगती है। तो ये सब कुछ बचेगा। तो ड्रोन के जरिए क्या हो सकेगा,
जब ये ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी तो ड्रोन को यूज किया जा सकेगा, और ड्रोन को किस किस जगह पे यूज किया जा सकेगा, अर्बन लोकल बॉडीज़ में, पावर या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। मान लो कहीं पे भूकंप आया, बिजली के खंभे टूट गए, कहाँ कहाँ पे हुए, ड्रोन के जरिए पता लगाया जा सकेगा। ड्रोन आपको पता है ना, छोटा सा हेलीकॉप्टर होता है जिसमें कैमरा लगा होता है, उसके जरिए फ़ोटो वगैरह के जरिए, वीडियो के जरिए पता लगाया जा सकेगा कहाँ कहाँ पे कितना नुकसान हुआ है। माइनिंग के लिए, फॉरेस्ट ट्रैफिकिंग, टाउन कंट्री प्लानिंग के लिए यूज हो सकेगा, एग्रीकल्चर प्लानिंग के लिए, लैंड रिकॉर्ड के लिए, मैपिंग के लिए, इमरजेंसी सर्विस के लिए, डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए अर्बन एरियाज़ में। तो इतनी सारी सर्विस के लिए यूज हो सकता है ड्रोन का। नेक्स्ट है गोलन हाइट। गोलन हाइट एक जगह का नाम है जो इजराइल और सीरिया के बॉर्डर पे है। इजराइल सीरिया आपको पता है कहाँ पे है। मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई साहब, पहले कहाँ गया यार, ये रहा मैप। ये आप देख रहे हो अपना हिंदुस्तान, इंडिया। इंडिया से इधर आओ, ये वेस्टर्न एशिया में, वेस्टर्न एशिया में ये देखो आपको सीरिया दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ये सीरिया ब्राउन कलर का, और ये पिंक कलर का है जो छोटा सा, ये है इजराइल। इजराइल और सीरिया के यहाँ पे इस बॉर्डर पे है गोलन हाइट। गोलन हाइट अभी न्यूज में है। ये लगभग 1800 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। गोलन हाइट को सीरिया से कब्जा कर लिया था इजराइल ने। 1967 में 6 डे वार चला था, इस कॉन्फ्लिक्ट में हड़प लिया था, कैप्चर कर लिया था इजराइल ने सीरिया से। सीरिया का पार्ट हुआ करता था गोलन हाइट, और 1981 में मिला लिया था इसको, इजराइल ने अपने देश का ही पार्ट बना लिया था। लेकिन इंटरनेशनली इसको रिकॉग्निशन नहीं मिली है। बहुत सारी कंट्री इसको इजराइल का पार्ट नहीं मानती, सीरिया का ही पार्ट मानती हैं। तो कौन कौन सी कंट्री का क्या क्या कहना है, देखो यूरोपियन यूनियन है जो, उसका कहना ये गोलन हाइट क्या है, ये सीरिया का ही पार्ट है। इजराइल की कोई भी इस पर सॉवरेंटी नहीं है, कोई भी राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। जो अरब लीग है उसने भी 2011 में सीरिया को सस्पेंड कर दिया था अरब लीग से। अरब लीग का पार्ट हुआ करता था सीरिया, अरब लीग एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको सस्पेंड कर दिया था, और सिविल वार स्टार्ट हो गया था सीरिया में। तो तब ये कम्प्लीटली इंटरनेशनल लॉ से बियॉन्ड है, ये बोला था अरब लीग ने कि इंटरनेशनल लॉ के बिल्कुल बाहर है। इजिप्ट ने क्या बोला था, 1979 में पीस हो गई थी इजिप्ट और इजराइल के बीच में, क्योंकि इजिप्ट इजराइल के बीच में भी युद्ध चला था 1967 में, जो 6 डे वार हुआ था, जिसमें गोलन हाइट को सीरिया से हड़पा था, और उसी में इजराइल ने ये इजिप्ट का ये वाला पार्ट है जो, इस वाले पार्ट को हड़प लिया था, लेकिन बाद में इजिप्ट को लौटा दिया था इजराइल ने। तो इजिप्ट भी देखो ये कंसीडर करता है कि गोलन हाइट सीरिया की मतलब टेरिटरी है, पार्ट है उसका, इजराइल का नहीं है। और इंडिया का क्या रिकॉग्निशन है, इंडिया ने भी देखो गोलन हाइट को इजराइल की टेरिटरी हिस्सा नहीं मानता है, ये कहता है कि सीरिया को वापस लौटा देना चाहिए गोलन हाइट को। इंडिया का मानना ये है कि सीरिया का पार्ट था, सीरिया को वापस लौटाओ, इजराइल का कोई भी इस पर कब्जा नहीं है, इंडिया भी ये कहता है। 2019 में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बोला था कि हम गोलन हाइट को सीरिया की नहीं बल्कि इजराइल की सॉवरेंटी डिक्लेयर कर देंगे, ये अनाउंस किया था, कर चुका है, मतलब कर ही दिया है कि यूएस रिकॉग्नाइज कर सकता है, ये बोला था कि गोलन हाइट इजराइल की पार्ट है, टेरिटरी है, ये बोला था। लेकिन अभी तक पार्ट माना नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बाद दूसरे प्रेसिडेंट वहाँ पे इलेक्ट हो गए थे, जो बिडेन, तो अभी तक इसका कोई भी स्टेटस नहीं है। यूएस ने भी अभी डिक्लेयर नहीं किया है कि इजराइल का पार्ट है गोलन हाइट। तो इंटरनेशनल रिकग्निशन कुछ भी नहीं मिली है। इंटरनेशनल रिकग्निशन का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय पहचान, इसको अभी कुछ नहीं मिली है। सीरिया का ही पार्ट मानते हैं बहुत सारी कंट्रीज। नेक्स्ट टॉपिक है टोल का पीएम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर के लिए भी, और हिस्ट्री का जो टॉपिक है उसके लिए भी। टोल का पीएम एक बुक है, बुक ये लिखी हुई है भाई साहब, ये तमिल भाषा में लिखी हुई है टोल का पीएम। इसका अभी हिंदी ट्रांसलेशन किया है, हिंदी में भी क्या है और कन्नड़ भाषा में भी क्या है ट्रांसलेशन। 9 ऐसे तमिल लिटरेचर हैं क्लासिकल जिनका ट्रांसलेशन किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन है, उसने ये रिसेंटली इशू किया है ऑर्डर। जो तमिल लिटरेचर है ये संगमिरा का है टोल का पीएम। संगम असेंबली मतलब होता है इसका, संगम मतलब असेंबली, कुछ लोग आके मिलते हैं। पोइट कवियों की असेंबली थी, संगमिरा कहते थे उसको, बहुत ज़्यादा कवि हुआ करते थे उस टाइम में, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में संगमिरा के बारे में। उस टाइम पे लिखी गई थी टोल का पीएम। लेखक कौन है इसके, लेखक हैं टोल का पियर।
टोल्कापियर ने इसका नाम रखा टोल्कापियम। टोल्कापियर के द्वारा लिखी हुई बुक का नाम है टोल्कापियम। इस मेनली ये तमिल ग्रामर के ऊपर है, जैसे हिंदी का ग्रामर है या इंग्लिश का ग्रामर है व्याकरण, ऐसे ही तमिल भाषा का ग्रामर के ऊपर लिखी गई टोल्कापियम है। लेकिन सिर्फ इसमें तमिल भाषा के ग्रामर के बारे में नहीं पता चलता है, और ये तमिल लिटरेचर है ना जो उसमें अर्लीस्ट है, सबसे पहले कोई तमिल भाषा में लिटरेचर लिखा गया है टोल्कापियम वो बुक है सबसे पहली। तो इसमें तमिल ग्रामर के साथ साथ इसमें उस टाइम की संगम इराकी पॉलिटिकल सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी लिखा हुआ है कि उस टाइम पे लोग कैसे रहा करते थे, पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है इस बुक में। जो तमिल ट्रेडिशन है उसके बारे में भी मिलता है। सेकंड जो संगम माइथिकल जो इरा था फर्स्ट मिलेनियम BC, उस टाइम के बारे में पता चलता है इस बुक में। नेक्स्ट टॉपिक है वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम। वर्नाक्यूलर का मतलब होता है रीजनल, क्षेत्रीय। जैसे वर्नाकुलर लैंग्वेज के बारे में बात करें तो क्षेत्रीय भाषा जो डिफरेंट रीजन पे बोली जाती है। तो ये वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम क्या है और किसने लॉन्च किया है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 2 के लिए भी। ये नीति आयोग ने एक इनोवेशन लॉन्च की थी, एक स्कीम अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया था, उसी के अंदर ये लॉन्च किया वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम। तो या तो आप बोल लो अटल इनोवेशन मिशन ने लॉन्च किया, और अटल इनोवेशन मिशन किसने लॉन्च किया था, नीति आयोग ने। तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है ये याद रखना है। नीति आयोग तो आप जानते हो क्या है, प्लानिंग कमीशन हुआ करता था पहले, इसका नाम चेंज करके ही नीति आयोग कर दिया 2015 में, 1 जनवरी 2015 में। तो ये इनिशिएटिव का टारगेट क्या, लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव, इसका लक्ष्य ये है, जो अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया था इसका टारगेट ये था कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन आए, आविष्कार हों ज़्यादा से ज़्यादा। और देखो आविष्कार के लिए लैंग्वेज बैरियर आता है, लैंग्वेज बैरियर मतलब भाषा एक बाधा बन जाती है, क्योंकि बहुत सारी जो बुक हैं या तो इंग्लिश में मिलेंगी या हिंदी में मिलेंगी अधिकतर बुक्स, लेकिन बहुत सारी भाषाओं के लोग वो करना चाहते हैं रिसर्च इनोवेशन, तो उन्हें तकलीफ़ होती है भाई साहब कि उनकी भाषा में किताबें मिल नहीं पाती हैं या इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है कहीं से। तो इसी बैरियर को, इसी बाधा को दूर करने के लिए वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। इसमें देखो 22 भाषाओं को प्रमोट किया जाएगा। 22 भाषाओं में जो हमारे 8th शेड्यूल में, हमारे संविधान में 12 शेड्यूल हैं, जो 8वां शेड्यूल है उसमें 22 भाषा लिखी हुई हैं, 22 शेड्यूल भाषा लैंग्वेज इंसिडेंट है, यानी कि उसमें मैंशनड है। उन 22 भाषाओं में इनोवेशन इकोसिस्टम को प्रमोट किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, जो अटल इनोवेशन मिशन है ये आइडेंटिफाई करेगा एक वर्नाकुलर टास्क फोर्स, ये 22 भाषाओं में ट्रेनिंग देगी, 22 शेड्यूल लैंग्वेज में ट्रेनिंग देगी, और जो भी लिंग्विस्टिक बैरियर है इनको मिटाया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा हमारी कंट्री में जितना पॉसिबल हो सके। नीड क्या है, इसकी ज़रूरत इसलिए 2011 की सेंसस के हिसाब से, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से इंडिया में जो इंग्लिश बोलते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अपनी जो भाषा है ना इंग्लिश फर्स्ट भाषा की तरह यूज नहीं करते, दूसरी भाषा। जैसे मान लो नॉर्थ इंडिया की बात करें तो सबसे पहली भाषा उनकी हिंदी है, फिर दूसरी कोई भाषा यूज करेंगे तो वो, अगर ऐसे पीपल हैं जो सेकंड भाषा अपनी इंग्लिश की तरह बोलते हैं तो सेकंड या थर्ड लैंग्वेज या फोर्थ लैंग्वेज की तरह बोलते हैं। 10.4% पीपल हैं हमारे इंडिया में सिर्फ जो इंग्लिश को सेकंड या थर्ड या फोर्थ लैंग्वेज की तरह यूज करते हैं। समझ गए, सेकंड थर्ड फोर्थ का मतलब समझ गए ना आप। जैसे वो अगर हिंदी भाषी है, मान लो हिंदी बोलते हैं, तो उनकी दूसरी भाषा या तो इंग्लिश होगी, दूसरी भाषा इंग्लिश नहीं होगी तो मान लो दूसरी भाषा उनकी रीजनल कोई भाषा होगी, फिर तीसरी भाषा इंग्लिश होगी, या फिर चौथी, मतलब प्रायोरिटी देते हैं। जो फर्स्ट लैंग्वेज की तरह बोलते हैं ना इंग्लिश को, कि उनकी भाषा इंग्लिश है, इंग्लिश बोलते हैं, तो वो पीपल सिर्फ 0.02% है हमारे इंडिया में जो सिर्फ इंग्लिश को अपने फर्स्ट लैंग्वेज की तरह यूज करते हैं। तो इसलिए अटल इनोवेशन मिशन ने ये टारगेट बनाया कि जो हमारी लोकल रीजनल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है, कोई सी भी लैंग्वेज है, उनको बूस्ट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी लैंग्वेज और कल्चर को प्रमोट किया जाए, इसमें लर्निंग प्रमोट किया जाए। यही टॉपिक था आज के।